हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल है? उम्मीद है मेरे लेक्चर का थोड़ा बहुत असर हुआ होगा तुम पे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ना चालू कर दो। सबसे पहले तो यही इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर अगर देखो जो हालात चल रहे हैं वो तो सबके लिए डिजास्टर है, बट ओवरऑल सिनेरियो देखे तो अगले साल एग्जाम वही मार्च में होने हैं, है ना। तो इस साल इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई तब भी अभी एग्जाम है ही आप लोगों के। राजस्थान बोर्ड वालों के अभी हैं और आरबीएस सीबीएसई वालों के जुलाई में स्टार्टिंग में। अगले साल मार्च में ही आपके एग्जाम होने हैं। सिलेबस ऑल दो वही है, थोड़ा बहुत कट होगा तो टॉपिक कट होंगे। और टाइम बीतता जा रहा है, टाइम काफी बीतता जा रहा है। देखिए जून का मिड आ गया है, तो आप लोग भी अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी से मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। आप वहीं रुके रहोगे, मैं भी रुका रहूंगा। तो बहुत सिंपल सी कनेक्शन है क्लास, तो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रोवाइज करो। चलिए आइए, आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। तो क्या पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 3 में, वो अपन शुरू करते हैं। तो आइए, मैं हूं कैरियर मेकर एकेडमी से शोभित पांडे, और आज अपन फिजिक्स क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक का आखिरी चैप्टर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस लेकर आए हैं। उसका लेक्चर नंबर 3 है। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में आज अपन ये पढ़ेंगे कि कैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को और बढ़ाया जाए। हम ये बात तो जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर ली थी, स्फेरिकल कैपेसिटर की उतनी कैपेसिटी नहीं होती। उसको बढ़ाने के लिए अपन ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे और अपन आए कहां पर, क्या रिजल्ट निकला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर से काफी ज्यादा होता है। अब सवाल यह है कि वो कैसे होता है, उसको और बढ़ाना चाहें तो वो कैसे बढ़ेगा। तो उसको बढ़ाने के लिए अपन को एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक्स। क्या? डाई इलेक्ट्रिक्स और डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सुना सुना सा लग रहा है अपन को। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, आओ इसको पूरा समझते हैं। हाँ तो भाई क्लास, डाई इलेक्ट्रिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, देखिए एक मटेरियल होते हैं कंडक्टर, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होती है। आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अगर कंडक्टर के अंदर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तो डायरेक्शन उल्टी पुल्टी हो जाती है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती नहीं है। अब इन दोनों का मिक्सचर है एक, वो क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। मतलब ऐसे मटेरियल जो कि होते तो इंसुलेटर हैं, बट अगर उनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाना चाहें तो उनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाती है। थ्रू देम। है क्या, इंसुलेटर है, बट अगर आप इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो दे विल शो एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटर हैं जो कि जरूरत पड़ने पर, समय आने पर, जब आप उनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करना चाहोगे, देन दे कैन शो अ इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ऐसे मटेरियल क्या कहला रहे हैं अपन के लिए, डाई इलेक्ट्रिक। मतलब दोनों बिहेवियर निभा रहा है वो, डाई इलेक्ट्रिक दोनों बिहेवियर निभा रहा है, ठीक है। क्या क्या होते हैं ऐसे, तो वैक्स, पेपर, है ना, समझ रहे हो, पेपर, सादा पेपर, वैक्स, पैराफिन, ठीक है, ये सारे, इबोनाइट, ये सारे जो मटेरियल है, माइका, ग्लास, ये सारे मटेरियल कैसे हैं, ये सारे मटेरियल डाइलेक्ट्रिक हैं। अच्छा क्यों पढ़ना है अपन को, अपन का बेसिक उद्देश्य याद रखो, अपन को कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है। उसके लिए अपन को 15 मिनट पहले डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ना है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कैसे काम करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल होते हैं जो कि होते इंसुलेटर हैं, बट उनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करना चाहोगे तो हो जाएगा, जैसे कि ग्लास, वैक्स, पेपर, पैराफिन, इबोनाइट, माइका, ठीक है, एक्सेट्रा। अच्छा, ये दो प्रकार के होते हैं क्लास, है ना, डाइलेक्ट्रिक्स। एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। अभी आप बात को बहुत बारीकी समझना, मेरी बात को बिल्कुल। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है और मैंने कई बच्चों को उसको रिवाइज करने के लिए बोला था, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, याद आया। इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल शुरुआती लेक्चरों में से। आप अभी भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले उसको पढ़ लेना, बहुत आसानी से समझ में आता है। क्या है,
देख, पोलर का मतलब क्या होते हैं? ऐसे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्लाउड अलग अलग जगह पर होता है। याद आया? जिन बच्चों ने वो लेक्चर पढ़ लिया है या उनको याद होगा तो उनको दिक्कत नहीं है। कोई जैसे HCl, याद आया? H प्लस आयन और Cl माइनस आयन के बीच में एक डिस्टेंस होता है 1.28 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब दे आर सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस है कि नहीं? वो डिस्टेंस इतना है। तो पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड अलग है, नेगेटिव चार्ज का क्लाउड अलग है। H2O, याद आ रहा है आप लोगों को? ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ उस लेक्चर में, बहुत एग्जांपल दिए थे, तरीके से सबको समझाया था बहुत डिटेल में। तो अब मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सीधे पोलर डाइइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं। ठीक है? पोलर डाइइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव और नेगेटिव क्लाउड अलग अलग है। क्या इसका कोई डायपोल मोमेंट होगा? बताओ। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस है तो अपन इनको फॉर्मूला लगा सकते हैं, P = Q × 2a। चार्ज होगा ही दोनों पर, है ना? एक एक इलेक्ट्रॉन का होता है चार्ज और 2a के बीच का डिस्टेंस हो गया। क्या इसका डायपोल मोमेंट होता है? तो यस सर, इसका डायपोल मोमेंट होता है, जिसका आंसर भी बता देता हूं 1.08 डिवाइड, है ना? हर एक का नहीं बताऊंगा, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो इसको। 1.08 डिवाइड, ठीक है? अच्छा, अब इसकी कहानी का सार ये है कि इसका मतलब HCl में एक पर्टिकुलर एटम का डायपोल मोमेंट होता है। अच्छा, दूसरे का होता है क्या? इसका भी है। तीसरे का होता है क्या? इसका भी है। चौथे का होता है क्या? इसका भी है। हर इंडिविजुअल एटम का डायपोल मोमेंट होता है, बट इन चारों के डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा है? अलग अलग है। दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको मैंने पढ़ाया है नेगेटिव से पॉजिटिव डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इसका डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, इसका नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका नेगेटिव से पॉजिटिव। इसको ऐड करोगे 0, इसको ऐड करोगे 0, तो नेट डायपोल मोमेंट इज 0। क्या ये कोई पोलराइजेशन शो करेगा? ओवरऑल नहीं करेगा। इसका एक एटम तो शो करेगा, बट ओवरऑल ये मटेरियल आपको एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट नहीं हो रहा। ठीक है? अब इसका डायपोल मोमेंट नहीं है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। ठीक है? अब मेरे को बताओ कि ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक की कहानी है। अब अगर मैं इस पोलर डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, काय में रख देता हूं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। आए इधर, इधर रखते हैं। ये मेरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्लास। ठीक है? ये रहा अपन का डायपोल। ठीक है? ये डाइइलेक्ट्रिक, डायपोल सॉरी डाइइलेक्ट्रिक। अब इधर कहीं पॉजिटिव रहा होगा और इधर कहीं नेगेटिव रहा होगा, तभी तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी नेगेटिव की तरफ। यस सर। अब ये बताओ कि जब इस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, सुनना बात को क्लास, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे था। इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। क्या ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आया? याद करो टॉर्क वाला लेक्चर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, 180 डिग्री का एंगल है। क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल ट्राई टू अलाइन द डायपोल इन इट्स डायरेक्शन। इसको क्या करेगा? ये रोटेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगा? इसको रोटेट करेगा। क्यों करेगा? ताकि ये डायपोल मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में आ जाए। तो इस पे क्या लगेगा क्लास? इस पे लगेगा टॉर्क। अब आपको देखो 3-4 लेक्चर मजा आएगा। टॉर्क पढ़ा है अपन ने? यस सर। टॉर्क किस पे लगता है? डायपोल पे लगता है। क्यों लगता है सर? उस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपनी डायरेक्शन में अलाइन करना चाहती है। ठीक है? तो हमें ये लगता था, जब मैं पढ़ता था मेरे को लगता था पता नहीं काय पे लग रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज पे लग रहा होगा, इतू सी चीज पे लग रहा है। HCl के डायपोल पे लग रहा है घुमाने के लिए, है ना? तो अपन का डायपोल वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, अपन का टॉर्क वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। वहां पोटेंशियल एनर्जी भी तो यही है। तो इसको ही रोटेट कर देगा, और रोटेट करके नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, इसके डायपोल की डायरेक्शन इधर। ये तो 90 डिग्री पर है, तू भी आ जा भाई। सबसे ज्यादा तो इसी पर लगेगा और इस पर भी लगेगा। ये ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में था, इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये थी। अब आप ये बताइए कि क्या इसके अंदर अब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अरेंज हो गए? यस सर। क्या इसका अब नेट डायपोल मोमेंट 0 है? नहीं है। क्या इसका था? यस सर।
तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या था? अब बताओ कि डाइलेक्ट्रिक शुरुआत में क्या था? जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी, इट बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था ना, इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना है? 0 है। ये काय की तरह काम कर रहा था? सर ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? बेसिकली इंसुलेटर है। बट जब आप इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तब ये काय की तरह काम कर रहे हैं। तब क्या इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी? यस सर। क्या ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाई देगा? यस सर दिखाई देगा। कुछ सीखने को मिला। ग्लास, पेपर, वुड, माइका, इबोनाइट, रबर, ये सब डाइलेक्ट्रिक है। आपका पहला दूसरा लेक्चर सिखा रहा हूं आपको। आप अपने मोबाइल को अपनी पॉकेट में रखो, मैं रिंग करूंगा, क्या वो बजेगा या नहीं बजेगा? बजेगा। आपका जो पैंट का या जीन्स का जो पॉकेट है, क्या वो क्लॉथ यानी कि कपड़े का यानी कि कॉटन का बना हुआ है? वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। मगर मेरे मोबाइल से निकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या उसके अंदर से क्रॉस करके आपके मोबाइल तक गई? गई। इसका मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकती है। अगर यहीं पर आपने अपने मोबाइल को कंडक्टर में रखा होता तो अकॉर्डिंग टू माय इनिशियल लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं जाती और वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती? 0। कुछ सीखने को मिल रहा है क्लास। क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो सकती, बट डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो सकती है और डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या इसके अंदर एक डाइपोल का, इसका एक एटम का डाइपोल मोमेंट था, तो एक एटम का तो था बट सबका मिला के 0 था। उसके अंदर एक का भी है और सबका भी है। ऐसे ही अपन मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। इन मटेरियल को अपन क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। इनके एग्जांपल क्या क्या हैं? इस वाले के एग्जांपल NH3, अमोनिया, H2SO4, HCl, NaCl, NO2, CO2, वो सब इसी के एग्जांपल है। ठीक है। ये मैंने आपको क्या सिखाया? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब मैं जरा बात करता हूं नॉन पोलर की। ठीक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में एक भी एटम का डायपोल मोमेंट नहीं होता। एक भी एटम का अपना डायपोल मोमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस नहीं होता। किनके बीच का? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच का। जैसे H2 याद आ रहा है, C2, O2, I2, N2 याद आया आप लोगों को? ये सब पढ़ चुके हैं ना अपन उसी वाले लेक्चर में। इसमें पहला हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अपन ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड ही नहीं थे। अब बताओ, जब सेपरेटेड नहीं है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसा हुआ? 0। अब Q इंटू 2a में से 2a यानी कि बीच का डिस्टेंस 0 है, तो P कितना हो गया? 0। तो ये भी बेसिकली क्या हुआ? इंसुलेटर हुआ। अब मैंने इसको भी पकड़ के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इसको भी बुलाया तो तू भी आ जा भाई, सब आ रहे हैं, तेरा भी नंबर आएगा, तू भी प्रसाद लेके जा। अब फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बताओ, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको फिर से रोटेट करेगी? यस सर करेगी। और ये सब एक डायरेक्शन में लाइन हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इन सब का डायपोल मोमेंट हो गया क्या? सॉरी, यस सर हो गया। क्या अब इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 है? नहीं है सर। अब ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो बेसिकली ये था क्या? सर बेसिकली इंसुलेटर था, बट क्या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इसने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो किया? तो अपन कहेंगे यस सर इसने शो किया। तो समझ में आया? फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब वही है। हाइड्रोजन, C2, O2, I2, N2, PEN2, ये सब वही। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल जिनके अंदर जो इंसुलेटर होते हैं बट इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करेंगे अगर, तो ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करते हैं। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको समझाता हूं कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। इसी कंसेप्ट को डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के जो पहले डाइपोल मोमेंट 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर अब उसके अंदर एक नेट पोलराइजेशन आ गया है। इसी कंसेप्ट को अपन डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होना कहते हैं। ठीक है क्लास? चलिए अब अपन सीधे कट टू बढ़ते हैं आगे की तरफ कि इसका कैपेसिटेंस में क्या महत्व है।
ठीक है, तो ये सब भी छोटा मोटा टॉपिक है, इसको उतार लो, फिर अपन इसको कैपेसिटेंस में लेके चलते हैं। हाँ तो भाई क्लास, अब सुनो बात को ध्यान से। ये कैपेसिटर की एक प्लेट है पॉजिटिव, ये कैपेसिटर की एक प्लेट है नेगेटिव। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अगर मैं इनको छोड़ दूं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होकर चिपक जाएंगे। हाँ सर, क्या कैपेसिटर का कंसेप्ट काम आ पाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी तो जीरो कर दिया सर आपने। तो मेरे को एक ऐसा कुछ चाहिए जो मैं इनके बीच में भर दूं तो ये पास नहीं आ सके, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो मैंने एक प्लेट पॉजिटिव ले रखी है, एक प्लेट नेगेटिव ले रखी है, उसके बीच में कुछ भरूं। अब भरता क्या हूं? मान लो अगर मैं कंडक्टर भर देता हूं, है ना, अभी मेरी बात को सिंसियरली समझना। ये मेरा कैपेसिटर है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब बीच में मैं कोई कंडक्टर यानी कि मेटल रख देता हूं। अब ये बताओ कि क्या मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने देता है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होती है। मैं तुमको इसका रीजन फिर से बता देता हूं इस टॉपिक के लिए। ऐसा नहीं है कि तुमको पता नहीं है या मैंने बताया नहीं है, बट मैं फिर से एक बार, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, नया टॉपिक में फिर से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा। ठीक है, आदत है मेरी बार बार बताने की। ये अपना मेटल, ठीक है, चलो बढ़िया। अब ये बताओ कि इधर मेटल में क्या होते हैं? मेटल में पॉजिटिव और नेगेटिव पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूम रहे होते हैं, है ना, मेटल यही तो होता है। तो ये जो पॉजिटिव है बाहर, ये इस पॉजिटिव और नेगेटिव में से किसको अट्रैक्ट कर लेगा? नेगेटिव को। सारे नेगेटिव यहां आ गए क्या? यस सर। ये पॉजिटिव किसको रिपेल करेगा? पॉजिटिव को। और ये नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेंगे? पॉजिटिव को। तो क्या कंडक्टर के अंदर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव मामला आ गया? यस। अब अगर मैं एज्यूम करूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्या होती है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया क्या? EXT का, पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ अच्छा, और इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई क्या? इसको मैं बोलता हूं E इनसाइड। यस सर। तो सवाल ये है कि सर क्या ये जीरो हो जाएगा? देखो डायरेक्शन तो अपोजिट है, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मगर कब? जब इन दोनों का अमाउंट बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाता है कंडक्टर में, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। कंडक्टर इज रिच ऑफ आयंस, कंडक्टर में बहुत सारे आयंस हैं क्लास, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव की कमी नहीं है। तो यहाँ पॉजिटिव बहुत सारे या नेगेटिव बहुत सारे, वो किसकी वजह से? जितनी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, जितनी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, उसी हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हुए, उसी हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। इसी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैंने बताया नहीं है आपको। याद करो, कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। नेट मामला कितना? यही तो पढ़ाया हुआ है, यही तो पढ़ाया है, और क्या पढ़ाया है? तो वो यही तो है, तो इक्वल अपोजिट हो रहा है। अच्छा, अब अगर कंडक्टर लगाएंगे तो आयता पहले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जा नहीं सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड जा नहीं सकती तो अपना कैपेसिटेंस का जो पर्पस है, कैपेसिटेंस क्या था कि अंदर एनर्जी स्टोर करके बैठ जाता है। कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके बैठ जाता है और जब जरूरत पड़ती है अचानक धक्का दे देता है। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में रख सकता है क्या अगर मैं बीच में मेटल रख दूं तो? आंसर है नहीं। अगर मैंने बीच में मेटल टिका दिया तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यानी कि एनर्जी जीरो स्टोर हो जाएगी, जो कि हमारा उद्देश्य कतई नहीं था। हमारा उद्देश्य था इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर करने का। अच्छा, तो कंडक्टर यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। इंसुलेटर यूज कर सकते हैं क्या? इंसुलेटर करने क्या फायदा? नहीं, उसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे, तो कहां से कुछ होगा ही। तो अब हमने अपना दिमाग चलाया और हमने नया मटेरियल लिया। वो नया मटेरियल है अपन का डाई इलेक्ट्रिक। और इस डाई इलेक्ट्रिक के एक सरफेस पर, इस सरफेस पर
मेटल की कोटिंग कर दी और इस सरफेस पर भी मैंने मेटल की कोटिंग कर दी। समझ रहे हो? जैसे कि देखो मेरे पास ये एक किताब है, जब मैं पढ़ता था तब की है, 2005 से की, रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की। ये मान लो कि तुम्हारा एक डाइलेक्ट्रिक है, इसके इधर मेटल की कोटिंग कर दी, चिपका दिया खूब सारा मेटल, इधर मेटल की कोटिंग कर दी, खूब सारा मेटल चिपका दिया। अब ये बताओ कि क्या ये एक मेटल की प्लेट की तरह काम करेगा? हाँ। क्या ये एक मेटल की प्लेट की तरह काम करेगा? हाँ। और बीच में ये कौन अंकल आ गए? डाइलेक्ट्रिक आ गए। तो क्या ये एक कैपेसिटर की तरह काम करने लगा पूरा सिस्टम? हाँ। अरे एक पॉजिटिव हो गया, एक प्लेट पॉजिटिव हो गई और एक नेगेटिव हो गई, और बीच में कौन हो गया? डाइलेक्ट्रिक। तो क्या प्लेट को आपस में अट्रैक्ट होने से इस डाइलेक्ट्रिक ने रोका? हाँ। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो गप्पा। तो डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया? प्लेट को आपस में अटैच होने से रोका, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड किया, सपोर्ट प्रोवाइड किया। ठीक है? किसको? कैपेसिटर की प्लेट्स को, है ना। अब इसका फायदा सुनो क्या है। अब इसका फायदा सुनो, मैं आपको थोड़ा अंदर कर देता हूँ इस डायग्राम को, मतलब तुम्हें समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस लगा देता हूँ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये आ गया बीच में अपना डायग्राम। ठीक है? बीच में कुछ, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए प्रॉपर तरीके से मामला क्या है। ठीक है? अब इधर तो आ जाएगा नेगेटिव और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। अब बेसिकली अब ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? बेसिकली इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर में क्या रिच फ्री आयंस होते हैं? नहीं होते, वो तो कंडक्टर में होते थे। बात समझो। अब क्या होगा वो सुनो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? क्या ये इनफाइनाइट प्लेट की तरह काम कर रही है? हाँ। लास्ट वीडियो देखना अपना, कैपेसिटेंस का, मैंने बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट बिहेव लाइक इनफाइनाइट। क्या वास्तव में इनफाइनाइट होती है? वास्तव में नहीं होती है, रिलेटिवली इनफाइनाइट होती है। रिलेटिवली का मतलब डिस्टेंस बहुत छोटा, लेंथ बहुत ज्यादा। लास्ट वीडियो देख लेना अगर ये टॉपिक नहीं आया हो समझ में। तो ये इनफाइनाइट प्लेट, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बताएगा कोई मेरे को? गॉस लॉ की फोर्थ एप्लीकेशन से पहले ज्ञान दिया था भैया। एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, उसके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये प्लेट पॉजिटिव सिग्मा, ये प्लेट नेगेटिव सिग्मा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब इधर से जो पॉजिटिव है, इसने डाइलेक्ट्रिक में से नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव को रिपेल किया। मगर क्या इंसुलेटर के अंदर उतने पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे? नहीं होंगे। समझो, क्या इंसुलेटर के अंदर नेगेटिव फ्री आयन ज्यादा मात्रा में होते हैं? नहीं होते, बहुत कम होते हैं। तो जो अब इधर पॉजिटिव और नेगेटिव आए वो कम होंगे एज कंपेयर टू कंडक्टर। अब जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको मैं बोलूंगा सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आई क्यों? सिग्मा आई क्यों? इंसुलेटर की वजह से, या इसको कई किताबें पी भी लिख देती हैं, पी, पोलराइजेशन की वजह से। तो ये क्या है? ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना, ई आई, वो है। ये क्या थी? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। मगर क्या इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसमें ये कम है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी। क्या डाइलेक्ट्रिक के अंदर ज्यादा चार्ज होगा? नहीं होगा। तो क्या चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर से ही तो बनता है कौन? डाइलेक्ट्रिक। बेसिकली ये डाइलेक्ट्रिक है, तो इसके अंदर ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं थे, जितना थे उसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती। तो अब अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो फॉर्मूला है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड।
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वाली बोले तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाली। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी भी प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो या एप्सिलॉन आर हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाती है। क्या ये पढ़ा है अपन ने? हाँ, याद करो शुरुआती लेक्चर कि अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 5 है, फिर मैं उसको पानी में रख देता हूं तो 81 टाइम्स रह जाती है। याद आया वो एग्जांपल? 810 न्यूटन का फोर्स लग रहा था दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस रखे हुए एयर में, उनके बीच में फोर्स लग रहा है 810 न्यूटन। अगर अचानक मैं उन दोनों चार्जेस को पानी के अंदर लेकर जाता हूं, पानी के अंदर, तो फोर्स कितना लगेगा? तो डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर, तो मात्र 10 न्यूटन रह जाता है, 81 गुना कम हो गया। तो किसी भी जगह पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई मटेरियल रख दूं, कोई मीडियम लगा दूं, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन आर टाइम्स रह जाती है। यस सर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिखता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला एप्सिलॉन आर एज इट इज, ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके काट दिया जाएगा, क्या बचेगा अपन के पास? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। समझ में आ रहा है? इस वाली वैल्यू को इस साइड ले आई, या आप कह लो कि इसको इधर, तो सिग्मा पी इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा एप्सिलॉन आर। सिग्मा पी इक्वल्स टू सिग्मा कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। कई बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि अंदर का ये जो सिग्मा पी है इसकी वैल्यू निकालो। ये है फॉर्मूला, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो कहां से आया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक कंडक्टर होता तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता और वो जीरो हो जाती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मगर क्योंकि डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर की तरह है तो इनमें उतना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटरनल सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर किसी जगह पर आप मीडियम रख दोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन आर टाइम्स रह जाएगी। इसको सॉल्व किया और आपका ये सिग्मा पी आया। कई जगह कंपटीशन में ये अलग से अपने आप में पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी यानी कि सीबीएसई में भी पूछा जाता है। चल अब अपन आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। ये सब भी मेन था, इसको जरा हटाओ, इसको उतार लेना आप अलग से। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको कैपेसिटर के प्लेट के बीच में रख रहा हूं। ठीक है ना, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रख रहा हूं। ठीक है ना, डाई, या ऐसे लिखता हूं, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? आओ देखिए क्या फर्क पड़ेगा। ये तुम्हारा प्लेट है पॉजिटिव, ये तुम्हारी प्लेट है नेगेटिव, है ना, और ये रख दिया मैंने अंदर पूरी तरीके से भर दिया। मान लो कि इनके बीच का डिस्टेंस था d, तो बीच की पूरी जगह में ये भर दिया गया, बीच की पूरी जगह में डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया। समझ में आ रहा आपको? बीच की पूरी जगह में चकाचक भर दिया गया, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है ना, डाइलेक्ट्रिक के एक साइड में मेटल की कोटिंग, दूसरे साइड में मेटल की कोटिंग, तो कोई डिस्टेंस है ना, पूरे डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया। इस डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। समझो, आप वैसे भी तो लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट? तो जब लिखते हैं तब जब बीच में एयर हो। अभी बीच में एयर है क्या? नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन को अपन क्या लिख सकते हैं? पता है ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। याद आया वो फॉर्मूला, ये वाला रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो यही आ जाएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, जो कि यहां चिपका दी गई है। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। समझ में आ गया सभी को? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। बात ध्यान से सुन लेना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या कुछ पोटेंशियल का भी फर्क पड़ेगा क्या? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है सर? बहुत सारे होते हैं, हाँ, मगर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है,
जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, वहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, E इंटू डी। सर ये कहां से आया, हम तो फिर भूल गए, आप पढ़ाते जाओ भूलते जाएंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट, कौन, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैपिटल E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो माइनस हटा दो, और अगर स्मॉल डिफरेंशिएशन नहीं करना हो, पूरी वैल्यू निकालनी हो, तो V अपॉन R। R क्या होता है, डिस्टेंस। यहां पर दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था इसको रट लो फॉर्मूले को। पोटेंशियल क्या होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती है, तो यहां पर एक चार्ज है क्या, नहीं सर, यहां पर तो चार्ज की पूरी प्लेट है, तो तब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में कितना होता है। याद करो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने पढ़ाया है आपको अच्छी तरह, जिसको नहीं पता पिछला वाला वीडियो देखे कि ये V क्या होता है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E इंटू डी। ठीक है, E इंटू डी। अब साहब E कितना है, यहां पर E कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू डी। अच्छा सर सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। कैपेसिटेंस का डेफिनेशन वाला फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन वाला फॉर्मूला है Q अपॉन V, है कि नहीं है, Q की जगह Q और V की जगह पूरा सामान Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। कट गया ये पूरी पार्टी ऊपर, तो C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। क्या ये पुराना वाला कैपेसिटेंस है, यस सर, इसको मैं C नॉट लिख रहा हूं। C नॉट क्यों, क्योंकि ये जब कैपेसिटेंस है जब बीच में एयर था, और ये इंटू एप्सिलॉन आर। अच्छा एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है छोटी होती है, बताओ। सबसे कम किसके लिए होती है, पढ़ाया शुरुआती लेक्चर में, एयर के लिए 1। सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, मेटल के लिए इनफाइनाइट। समझ रहे हो बात को, सबसे ज्यादा मेटल के लिए इनफाइनाइट, ग्लास के लिए 5 से 6, माइका के लिए 6 से 7, पानी के लिए 81। याद आ रहा है, तो बताओ मल्टीप्लाई करूंगा अगर 1 से बड़ी वैल्यू का, तो ज्यादा आएगा कि कम आएगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू, सॉरी C की वैल्यू। मान लो कि अगर दोनों प्लेट के बीच में मैंने ग्लास रख दिया, क्या रख दिया, ग्लास। ग्लास के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, 5। तो इसकी वैल्यू C इक्वल्स टू 5 इंटू C नॉट हो गई कि नहीं। मतलब अगर बीच में एयर थी, तो अगर 5 आ रहा था कैपेसिटेंस, तो ग्लास लगाने पर 25 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अपन। तो अगर बीच में एयर थी तो कैपेसिटेंस अगर 5 था तो अब 25 हो जाएगा। अगर बीच में एयर थी और कैपेसिटेंस 10 था तो अब कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 50 हो जाएगा। तो क्या कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, हाँ सर। तो कितने फायदे हुए, तो 2 फायदे हुए। पहला फायदा डाइलेक्ट्रिक लगाने का क्या हुआ कि दोनों प्लेट को अटैच होने से हमने रोका। इट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सपोर्ट टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, कैपेसिटर की प्लेट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, इसका कैपेसिटेंस को बढ़ा रहा है। तो हमने डेरिवेशन कैसे करी है वो देख लो आप लोग। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर है। ठीक है, ये क्यों हुआ अंदर, ऐसा क्यों हुआ, ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि जब बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, जब बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन आर टाइम्स रह जाती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ये रही। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का E इंटू डी, डी क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। E की वैल्यू रखी, सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन ए, ये आया। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन V, Q की वैल्यू रखी और V की वैल्यू रखी, काट पीट करके आंसर आया। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर अपन डाइलेक्ट्रिक लगाएं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो बात समझ में आई क्लास। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, नई चीज आपके लिए, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अगर उसको पैरेलल प्लेट में लगा दिया जाए तो कितना फायदा होगा। अब आप इमेजिन करो कि कभी आप पंखे का कंडेंसर खोलना तो उसमें ब्लैक कार्बन निकलता है, ब्राउन या ब्लैक व्हाइट कार्बन भी निकलते हैं कई बार। क्या है वो, क्यों लगाया, वो 2 प्लेट से काम चल तो रहा था, आया समझ में, वो इसके लिए लगाया था कि उसकी कैपेसिटी और ज्यादा राइज अप हो जाए। तो हमने नई चीज सीखी।
पोलराइजेशन सीखा, दो प्रकार के दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करते हैं। देखो कैपेसिटी बढ़ा दी उसकी, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे टॉपिक पढ़ाए हैं। इसके नोट्स इसमें से मत उतारिएगा, मैं नोट्स कल आपको सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कर दूंगा कमेंट को, और वहां से उसके नोट्स को उतार लीजिएगा। अच्छी तरह पढ़ें। अगर ये लेक्चर समझ में नहीं आया हो, हालांकि मैंने हर चीज बेसिक कर दी है, फिर भी अगर ये नहीं आया हो तो आप डाइपोल वाला डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक, वो पढ़ लें, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पिछला लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो पढ़ लें, ठीक है। मॉड्यूल के क्वेश्चन करें, जो क्वेश्चन नहीं आए मेरे को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें, उम्मीद है आपसे हो जाएंगे। नहीं आएगा तो मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर पढ़ें, जबरदस्त पढ़ें, एग्जाम फोड़ के आने हैं इस साल, ठीक है क्लास। थैंक यू सो मच। CMA से मैं हूँ शोभित पांडे। बाय बाय।